गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। पेपर लीक पर रोक लगाने वाले बिल के मामले में कौन सा कथन सही है? कथन एक है, इस विधेयक को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया। दूसरा कथन है, पुलिस को बिना किसी वारंट के संदिग्ध को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है एक और दो दोनों, सी ऑप्शन है केवल दो और डी ऑप्शन है न तो एक ना ही दो। आपका ऑप्शन बी सही है, एक और दो दोनों। आगे देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और या नकल पर नकेल लगाने के लिए लोकसभा में विधेयक पास किया। इस विधेयक में परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इस विधेयक को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया। इस बिल के कानून बनने पर पुलिस को बिना किसी वारंट के संदिग्ध को गिरफ्तार करने पर का अधिकार होगा। इसमें आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी तथा इन अपराधों को समझौते से नहीं सुलझाया जा सकेगा। अब आगे देख लेते हैं। इस बिल में बताए गए किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। आगे देखते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाया जाता है तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। इसी का है ये इसमें ये चीज़ें अपराध में आएंगी। किसी परीक्षा या क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना, क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना। तीसरा है बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट अपने पास रखना। चौथा है परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना। पांचवा है परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना। छठा है एग्जाम आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना। सातवां है कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना। आठवां है सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना। नौवां है मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की छेड़छाड़ करना। 10वां है पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना। 11वां है किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना। 12वां है कैंडिडेट की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना। 13वां है किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना। 14वां है परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना। 15वां है नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना। आगे देख लेते हैं। अब अगली न्यूज है, भारतीयों के लिए फ्री वीजा एंट्री देने वाले कितने देश हैं? ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 55, सी ऑप्शन है 57, डी ऑप्शन है 60। सी ऑप्शन आपका सही है, 57। आगे देख लेते हैं। ईरान की सरकार ने 5 फरवरी 2024 को भारत के नागरिकों के लिए वीजा को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। सामान्य पासपोर्ट रखने वाले व्यक्ति अब बिना वीजा के ईरान में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध भी रहेंगे। ईरान में बिना वीजा के एक बार जाने पर दूसरी बार 6 महीने के बाद ही जाया जा सकता है। आगे देखते हैं। नए नियमों के अनुसार 15 दिन बिना वीजा के ईरान में रहा जा सकता है, लेकिन इस 15 दिन की अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं। यह वीजा सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो ईरान में पर्यटन के उद्देश्य से जा रहे हैं। आगे देखते हैं। अगर कोई भारतीय नागरिक लंबे समय के लिए ईरान में रहना चाहता है या 6 महीने में कई बार आना जाना चाहता है तो उसे अलग से संबंधित वीजा लेना होगा। आगे देखते हैं। ईरान का वीजा भारत में मौजूद उसके दूतावास से लिया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। भारतीय महिला हैंडबॉल टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? ए ऑप्शन है ज्योति शुक्ला, बी ऑप्शन है जमुना बोरो, सी ऑप्शन है बॉबी मिर्जा और डी ऑप्शन है तस्नीम मीर। ए ऑप्शन आपका सही है, ज्योति शुक्ला। आगे देखते हैं। इसकी शुरुआत 6 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के WHL का अनावरण किया गया। इसके आयोजक हैं पावना स्पोर्ट्स वेंचर। इसमें 6 टीमें भाग ले रही हैं। इसकी शुरुआत जनवरी 2025 से की जाएगी। अन्य इसमें कारण है
लीग में भारत के अलावा एशिया, यूरोप, अफ्रीका की स्टार खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। लीग का आयोजन दक्षिण एशिया हैंडबॉल महासंघ और एशियाई हैंडबॉल महासंघ तत्वाधान में भारतीय हैंडबॉल संघ के सहयोग से किया जाएगा। लीग महिला खिलाड़ियों को खेल में आगे बढ़ने का मौका देगी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। आगे देखते हैं। महिला हैंडबॉल को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। महिला खिलाड़ियों को सशक्त बनाना भी इसमें शामिल है। आगे देखते हैं। दक्षिण एशिया में खेल संस्कृति को विकसित करना इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं। WHL महिला हैंडबॉल को लोकप्रिय बनाने और इसे दक्षिण एशिया में एक प्रमुख खेल बनाने में मदद करेगी। यह महिला खिलाड़ियों को खेल में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। आगे देखते हैं। यह दक्षिण एशिया में खेल संस्कृति को विकसित करने में मदद करेगा। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ONDC पर उचित मूल्य दुकान के अंतर्गत कितनी दुकानें स्थापित हैं? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन 11। ऑप्शन आपका डी सही है, 11। आगे देख लेते हैं। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में शामिल पहली उचित मूल्य की दुकान देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। 23 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। हिमाचल प्रदेश में के ऊना हमीरपुर जिले में किया गया था। इसमें दुकानों की संख्या 11 है। इसका उद्देश्य है डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाना, लाभार्थियों की सुविधा को बढ़ाना, FPS डीलरों के लिए आय के नए अवसर पैदा करना। यह पहली बार है जब उचित मूल्य की दुकानें ONDC पर शामिल हुई हैं। आगे देखते हैं। यह एक ऐतिहासिक पहल है जो FPS को कायाकल्प करने में मदद करेगा। इससे लाभार्थी को घर बैठे राशन, अन्य आवश्यक वस्तुओं का ऑर्डर करने की सुविधा मिलेगी। आगे देखते हैं। यह FPS डीलरों को बड़े ग्राहकों तक पहुंचाने और अपनी आय बढ़ाने में मदद करेगा। यह लाभार्थियों के लिए घर बैठे राशन ऑर्डर करने की सुविधा है। इसमें समय पर और पैसे की बचत होगी, पारदर्शिता और जवाबदेहिता में वृद्धि होगी। FPS डीलरों के लिए यह है बड़े ग्राहक आधार तक पहुंच होगी, इनके आय में वृद्धि होगी, डिजिटल मार्केट प्लेस में दृश्यता होगी, बड़े खुदरा विक्रेता और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बढ़ेगी इनकी। अब आगे देखते हैं। यह पायलट पहल सफल होने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। इससे लाखों लाभार्थियों और FPS डीलरों को लाभ होगा। ये भी ध्यान से देख लें। इस कुछ पहल है। यह पहल अभी शुरुआती चरण में है। कुछ चुनौतियां भी इसके लिए हैं जिनका सामना करना होगा, जैसे कि डिजिटल साक्षरता की कमी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या। सरकार इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रयास कर रही है। अब आगे देख लेते हैं। श्वेत पत्र का पहला ज्ञात उदाहरण क्या है? ए ऑप्शन है चर्चिल श्वेत पत्र, कंटेंट मार्केट श्वेत पत्र, सरकारी श्वेत पत्र और डी ऑप्शन है विपणन श्वेत पत्र। ये ऑप्शन आपका सही है, चर्चिल श्वेत पत्र। आगे देख लेते हैं। श्वेत पत्र ऐसे दस्तावेज हैं जो भविष्य के कानूनों के लिए सरकार की प्रस्तावित नीतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं। ये कॉमन पेपर के रूप में प्रकाशित किया जाता है और इसमें किसी भी विधेयक का मसौदा संस्करण शामिल हो सकता है जिसकी योजना बने है। आगे देखते हैं। श्वेत पत्र का मुख्य फोकस पिछली सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर होगा। आगे देखते हैं। यह पेपर भारत के आर्थिक संघर्षों और अर्थव्यवस्था पर उनके हानिकारक प्रभाव पर अधिक विवरण प्रदान करेगा। आगे देख लेते हैं हम। इसके अतिरिक्त यह स्थिति को सुधारने के लिए उस समय रचनात्मक कार्यवाही करने के लाभों पर प्रकाश डालेगा। यदि इस नीति को गति और समर्थन मिलता है तो सरकार के लिए इसे तेजी से और आसानी से लागू करना और आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार में यह नीति उपकरण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि नीतियां केंद्र केंद्रित होने के बजाय जन केंद्रित हों। आगे देखते हैं। श्वेत पत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश सरकार में किया गया था। 1922 में चर्चिल श्वेत पत्र को अक्सर श्वेत पत्र के सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण के रूप में जाना जाता है। अब आगे देख लेते हैं। फरवरी 2024 में एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है गृह मंत्री, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है रक्षा मंत्री। सी ऑप्शन आपका सही है, प्रधानमंत्री। आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा के ONGC इंस्टीट्यूट ऑफ
इंटीग्रेटेड मैरीटाइम सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के उद्घाटन के दौरान किया गया था। यह अत्याधुनिक केंद्र समुद्री अस्तित्व प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे देखते हैं, इससे समय रहते समुद्र में लोगों की जान बचाई जा सकती है। कठोर मौसम की स्थिति में आयोजित यह कृत्रिम और नियंत्रित अभ्यास प्रशिक्षुओं के समुद्री अस्तित्व कौशल को बढ़ाता है। आगे देख लेते हैं हम। यह भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एक मंच प्रदान करता है। आगे देखते हैं, इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के लगभग 17 ऊर्जा मंत्री 35,000 से अधिक उपस्थित लोग भाग ले रहे हैं। आगे देखते हैं, इसमें 6 समर्पित देश कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, यूके, यूएसए के लिए मंडप है। आगे देख लेते हैं अब, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में भारतीयों द्वारा किए गए नवाचारों को एक विशेष मेक इन इंडिया मंडप में प्रदर्शित किया जाता है। तो आज की न्यूज हम यहीं समाप्त करते हैं।